बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इसी साल जो है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की बुक जो है वो तब्दील हो चुकी है। तो आज हम जो नई बुक आई है उसमें से पहला जो लेक्चर है वो देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। चैप्टर नंबर है 13। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिसमें होम्योस्टैसिस का इंट्रोडक्शन होगा और इसी तरह मैकेनिज्म जो है होम्योस्टैसिस का वो डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है हम डायग्राम की मदद से जो है समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चंद एक बातें जो हैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। उसमें से एक तो एमडी कैट के हवाले से है कि जैसा कि आप जानते हैं जो अपकमिंग एमडी कैट है जो 2027 में कंडक्ट किया जाएगा, तो उसमें यही है, बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि जो एमडी कैट होगा आपके एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसमें आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि एमडी कैट की तैयारी भी आपने अभी से स्टार्ट करनी है। अभी से जो आप अपने पेपर की तैयारी करेंगे, पंजाब बोर्ड वाले पेपर की, तो उसी के साथ साथ आप एमडी कैट की तैयारी भी अपनी जो है उसको भी जारी रखें। तो जो मेरे लेक्चर होंगे वो एमडी कैट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें यहाँ हाईलाइट करूँगा, बताऊँगा आपको कि जो कि एमडी कैट के अंदर पॉसिबल हो सकता है कि ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होगी, क्योंकि नई बुक आई है, ना इसका कोई पास्ट पेपर है, ना हमें पता है क्वेश्चन किस तरह के बनाए जाते हैं। मतलब नई बुक में हमें नहीं आइडिया होता कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो अ, आ चुके हैं। मीन टू से ये होगा कि इस बुक में से जो पॉसिबल क्वेश्चन होंगे, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे बोर्ड पेपर के हवाले से, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी मैं साथ साथ हाईलाइट करूंगा और आपको जो है वो बताता जाऊंगा। स्टूडेंट्स, अब हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो है सबसे पहले हम होम्योस्टैसिस को देखते हैं। होम्योस्टैसिस क्या होता है, सिंपली बात करते हैं कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा सिस्टम है जो कि उनको इस काबिल बनाता है कि अपनी जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, उसको वो मेंटेन कर सकें। अच्छा, एक चीज़ ये। और दूसरी बात क्या होती है कि चाहे बाहर को क्या हालात हों, किस तरह की सिचुएशन हो, कंडीशंस हों, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी को जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, उसको जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर होम्योस्टैसिस की बात करें तो हम कौन कौन से फिनोमिनल्स को जो है डिस्कस करते होते हैं, जिसमें हम कहते हैं जी थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन में क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर जो है बॉडी का उसको हमने मेंटेन करके रखना है। अब इंसान का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसको माना जाता है। अच्छा, उसके बाद थर्मो रेगुलेशन हो गया, फिर ऑस्मो रेगुलेशन है, मतलब कि जो साल्ट्स होते हैं और जो फ्लूइड्स होंगे, बेसिकली वाटर है, तो उनकी अमाउंट्स को भी ब्लड के अंदर जो है वो मेंटेन करवाना होम्योस्टैसिस के अंदर आता है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम होम्योस्टैसिस के अंदर डिस्कस करते हैं। जो जानदार है उसकी सर्वाइवल के लिए जो है ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह ये जो टर्म है होम्योस्टैसिस किसने दी थी, किसने फर्स्ट टाइम इसको जो है बताया था कि इसको हम होम्योस्टैसिस का नाम देते हैं। वेल्डर कैनन जो है वो साइंटिस्ट था जिसने इसको नाम दिया था होम्योस्टैसिस का। इसी तरह आपके लिए मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल किया है। होम्योस्टैसिस की जो डेफिनेशन है कि ये कैपेसिटी है ऑर्गेनिजम्स की या फिर सेल्स की टू मेंटेन रिलेटिव कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, के जानदारों की वो सलाहियत है, कैपेसिटी है, जो कि अपने अंदर वाले निज़ाम को, इन्वायरमेंट को जो है वो क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। किस लिए मेंटेन करते हैं, ताकि वो जो अपना फंक्शन है, जो उनकी फिजियोलॉजी है, वो बेसिकली वो भी मेंटेन रह सके, प्रॉपर तरीके से जो है वो सिस्टम भी चलता रहे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर चुके, जिसमें टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो है वो है एग्जाम्पल के अंदर, सेकेंड एग्जाम्पल हो गई हमारे पास। उसके बाद जो है वो थर्मो रेगुलेशन के बाद ऑस्मो रेगुलेशन का हमने जिक्र किया था, यहाँ थर्ड पॉइंट जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का है। उसके बाद जो है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ पीएच।
ब्लड के अंदर जो पीएच है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, वो 7.35 टू 7.45 होती है। तो उसको मेंटेन करना भी क्या है, ये होम्योस्टैसिस में आता है। इसी तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन जो है, उसको भी जो है बैलेंस में रखना, वो भी होम्योस्टैसिस में आता है। इसी तरह इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टैसिस है, तो इम्पोर्टेंस में क्या है कि ये जो सेल्स की वर्किंग है उसको एफिशिएंट बनाती है, स्मूथली उसको जो है चलाती है। इस तरह प्रोवाइड सूटेबल कंडीशन फॉर एंजाइम्स, कि एंजाइम्स को अपना एक्शन दिखाने के लिए, अपना काम करने के लिए कंडीशंस देती हैं सूटेबल। जैसा कि आप जानते हैं कि एंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमल, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाए तब भी इशू है, अगर कम हो जाए तब भी जो है एंजाइम सही से काम नहीं करेंगे। तो इस तरह टेम्परेचर ज़रूरी है, और टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो रहा है, वो सारा होम्योस्टैसिस के ही ज़रिए मेंटेन हो रहा होता है। प्रिवेंट डैमेज टू सेल एंड टिश्यू, सेल और टिश्यू का जो डैमेज है उसको भी ये बचाती है। देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इससे क्या है, सेल्स को नुकसान हो सकता है, टिश्यूज को नुकसान हो सकता है। तो टेम्परेचर हो गया, इसी तरह साल्ट्स की अमाउंट बढ़ जाती है तो उससे भी इनको इफेक्ट पड़ेगा। साल्ट्स के अलावा वाटर जो है उसकी भी ज्यादती, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना वो भी ठीक नहीं है। इसी तरह वाटर का कम हो जाना वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ये सारी चीज़ें भी होम्योस्टैसिस देखी जाती है। और अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सर्वाइवल के लिए होम्योस्टैसिस निहायत ज़रूरी है। यहाँ पे फर्दर हम देखेंगे जो एग्जाम्पल दी हुई है कि जो टेम्परेचर है अपने सेट पॉइंट से क्या करता है, कम हो जाता है, बिलो दी सेट पॉइंट चला जाता है। तो उस केस में क्या होता है, ये बात हम आगे जाके जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का जो है मैकेनिज्म किस तरह होता है, ये सारा अमल कैसे जो है टेक प्लेस होता है, उसमें कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही होती हैं। इसमें पहली चीज़ है, पहला एलिमेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टैसिस, या होम्योस्टैसिस को करवाने में कौन सी चीज़ें जो है अपना रोल प्ले करती हैं। मैकेनिज्म होम्योस्टैसिस में आ जाएगा। नंबर 1 है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, जैसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे रिसेप्टर्स में आते हैं। रिसेप्टर क्या चीज़ है, जो किसी चेंज को जो है वो क्या करे, उसको एक सिंपल वर्ड में बात करें तो उसको फील करे, उसको डिटेक्ट करे, तो वो रिसेप्टर कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या दिया उन्होंने, सेंसर। सेंसर्स भी इसे बोलते हैं, जिसमें कोई ऑर्गन हो सकता है, टिश्यूज हो सकते हैं, सेल हो सकते हैं, या सब सेलुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। अगर ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन में बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे स्किन है आपकी, ये बहुत बड़ी एग्जांपल इसमें आ जाती है कि ये रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। इसी तरह टिश्यूज भी हैं और सेल्स भी रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, और इसी तरह सब सेलुलर कंपोनेंट्स भी रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पे सब सेलुलर कंपोनेंट्स से क्या मुराद है, सब सेलुलर कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, कभी आपको पढ़ा होगा सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सेल ऑर्गेनेल्स को जो है वो सब सेलुलर कंपोनेंट्स या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सब सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में कभी हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि ये रिसेप्टर के तौर पे काम करते हो। तो आइए देखते हैं ये किस तरह जो है रिसेप्टर के तौर पे अपना काम परफॉर्म करते हैं, जिसमें चंद एक एग्जांपल जो है हम डिस्कस करते हैं। ये आपके पास है जी, हाउ सेल ऑर्गेनेल्स वर्क एज अ रिसेप्टर और सेंसर इन द होमोस्टैसिस। जिसमें पहली एग्जांपल है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये क्या करता है, कैल्शियम आयंस को जो है स्टोर करता है, और क्या करता है, जो कैल्शियम लेवल है साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म आपने पढ़ा होगा, उसमें जो सेल सेल वाला चैप्टर है, तो जो साइटोसोल है उसके अंदर कैल्शियम का लेवल जो है उसको क्या करना है, उसको डिटेक्ट करता है बेसिकली ये। और कैल्शियम जो है वो रिलीज होगी, कब होगी, इट ट्रिगर्स सिग्नल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि जब भी जरूरत पड़ेगी कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो तब जो है कैल्शियम जो है वो रिलीज होती है। स्क्रीशन होगी एंड अदर सेलुलर रिस्पॉन्सेस, और वहाँ भी ये अपना रोल प्ले करेगा। मीट उससे कैल्शियम को ये स्टोर करता है, और जब हमने मसल्स की कंस्ट्रक्शन करवानी होती है तो इसे पता चल जाता है कि अब ज़रूरत है कैल्शियम आयन की, तो ये वहाँ से कैल्शियम को रिलीज करेगा, कैल्शियम आयन वहाँ से रिलीज करेगा। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल्स के अंदर एनर्जी का स्टेटस है उसके बारे में डिटेक्शन कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देती है, कि एनर्जी कम है ज़्यादा है, उसके हवाले से सारी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी जो है कम हो जाती है, लो हो जाती है, तो उसको ये डिटेक्ट करेगा और ये फिर क्या करेगा, एनर्जी बनाना स्टार्ट करेगा, क्या जो एटीपी है उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देगा, ताकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके।
ये चांदा की एग्जांपल थी जिसमें ये फर्दर भी हैं, ये आप कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए साथ मैंने डायग्राम्स भी जो है ड्रा किए हैं, तो इसमें से एक दो एग्जांपल्स लाजमी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसमें रिसेप्टर्स के अंदर जो एग्जांपल है वो क्या देंगे। तो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट इन द स्किन कैन डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर। ये सिंपल सी बात है कि जो हमारी स्किन होती है उसके अंदर बेसिकली क्या है, रिसेप्टर सेल्स हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में कि वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में आपने पढ़ा था। तो वो वहाँ पे बेसिकली क्या है, रिसेप्टर सेल्स का काम कर रहे होते हैं, जो कि क्या यहाँ पे फील करते हैं, टेम्परेचर के हवाले से भी हमें बता रहे होते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है, रिसेप्टर सेल इन दी ब्लड वेसल कैन डिटेक्ट चेंज इन दी ब्लड प्रेशर, कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर भी क्या है, रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो बताते हैं कि ब्लड जो है वो कम है या ज़्यादा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और उस इंफॉर्मेशन को जो है वो आगे भेजते हैं, आगे किसी सेंटर के पास भेजते हैं जिसे हम कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। तो सिंपली क्या है, कंट्रोल सेंटर पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो कंट्रोल सेंटर क्या होता है, अगर हम बात करें जैसे स्किन है, स्किन ने कोई चीज़ टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा फील किया तो वो वहाँ से मैसेज मीन टू से उसके जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे और वहाँ से जो है मैसेज आएगा ब्रेन की तरफ। तो ब्रेन जो बेसिकली है सेंटर कहलाता है यहाँ पे, कंट्रोल सेंटर इसे बोलते हैं। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो कंट्रोल सेंटर का हिस्सा है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो भी कंट्रोल सेंटर का हिस्सा होते हैं। तो ये सारे अपने तौर पे अपने लिहाज से काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। कंट्रोल सेंटर का काम क्या होता है, ये जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ से क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और जो है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक नेक्स्ट जो है वो अपना कह लें कि मैसेज सेंड करेंगे, किसको, फैक्टर्स को। मीन टू से इन्होंने अब फैक्टर्स को जो है मैसेज सेंड करना है कि अब आपका काम है और इस चीज़ को इस तरह हैंडल करना है। उसके बाद जो है सारा काम फैक्टर्स का जो है वो होता है, फैक्टर्स जो है वो अपना काम दिखाते हैं। अच्छा, ये जो मैसेजेस होते हैं, दैट इंटरनल इन्वायरमेंट रिमेन विद इन अ नैरो रेंज ऑफ सेट पॉइंट्स। और वहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो उसको फिर जो है बेसिकली एक सेट पॉइंट पे नॉर्मल रेंज में रखा जाता है, मीन टू से। अच्छा, यहाँ पे है these set points are optimal for body function. The brain, spinal cord, endocrine gland act as the control center in the homeostasis. अब ये एग्जांपल दिया उसने, कहा कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करते हैं। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एज ए कंट्रोल सेंटर जो है होम्योस्टासिस के अंदर काम करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टर्स। देखिए अभी हम पढ़े थे कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर बेसिकली ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे थे। तो होता क्या है कि कंट्रोल सेंटर जो है मैसेज सेंड करता है फैक्टर्स की तरफ, फैक्टर्स की तरफ जो मैसेज आ जाता है तो फैक्टर्स उस मैसेज के मुताबिक अपना जो है एक्शन दिखाते हैं, अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे फैक्टर्स के कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फैक्टर्स के तौर पे काम करती हैं। तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है हमारे पास वो क्या है, वो है मसल्स और ग्लैंड्स। मसल्स और ग्लैंड्स जो है वो बेसिकली किसके तौर पे काम कर रहे होते हैं, फैक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मसल और ग्लैंड्स हैं वो किस तरह काम करते हैं फैक्टर के तौर पे। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। होता क्या है कि सपोज बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रेंज से कम हो गया, मीन टू से एक इंसान को जो है वो सर्दी लग रही है, 37 डिग्री से टेम्परेचर जो है वो डाउन चला गया, तो उस केस में ये जो हमारे फैक्टर्स हैं वो अपना काम दिखाते हैं। यहाँ पे मसल्स और ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ दो टर्म्स हैं वो हम देखते हैं। बेसिकली एक टर्म है वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो ये चीज़ डायग्राम से मैं ज़रा आपको डिटेल में ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जिसमें हमारे पास डायग्राम है, ये बेसिकली क्या है कि ग्लैंड और वैसोकंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग, ये सारी चीज़ें किस तरह काम कर रही होती हैं उसमें देखते हैं कि हाउ ग्लैंड्स क्रिएट सिक्रीशन एंड हाउ शिवरिंग एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन अकर व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स फ्रॉम नॉर्मल सेट पॉइंट। कि जो नॉर्मल सेट पॉइंट होता है उससे अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह काम करती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। जो ग्लैंड्स हैं वो किस तरह अपनी सिक्रीशन रिलीज करते हैं। तो ये देखें ज़रा मैकेनिज्म जो है, बॉडी टेम्परेचर कम हो गया बिलो दी सेट पॉइंट, उसके बाद थर्मो रिसेप्टर जो है वो एक्टिव होंगे, हाइपोथैलेमस के अंदर होंगे ये बेसिकली, और वहाँ से जो है उसको स्टिमुलेट करेंगे। तो आपको पता है हाइपोथैलेमस के साथ जो है कुछ ग्लैंड जो अटैच होते हैं, जिसमें क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने पढ़ा होगा। इसी तरह दूसरी जानब थायराइड ग्लैंड है, वो भी जो है पढ़ा हुआ है आपने उसकी लोकेशन के हवाले से।
तो यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड काम दिखाता है, दूसरी जानब थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना काम दिखाता है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्रिएट करेगा, और दूसरी जानब जो थायराइड होता है वो थायरोक्सिन जो है वो रिलीज करवाता है। थायरोक्सिन में फिर उसकी दो टाइप्स हैं, T3 और T4 जो है। बेसिकली इन हार्मोन्स का क्या काम होता है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन, रिस्टोर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। दो चीजें होती हैं, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और उससे क्या होता है कि हीट प्रोडक्शन जो है वो होती है। हीट प्रोड्यूस होगी तो जाहिर सी बात है उससे क्या होगा, टेम्परेचर बॉडी का अप हो जाएगा, मीन उससे जो डाउन हुआ तो अप चला जाएगा। और कितना होना चाहिए वो भी जो है सारा सिस्टम ये कंट्रोल कर रहा होता है इसको। बेसिकली हाइपोथैलेमस यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो जो सेट पॉइंट है, जो नॉर्मल है, वहां तक रिस्टोर किया जाता है, ये नहीं कि उससे ज्यादा चला जाएगा। तो ये इस तरह सारा मैकेनिज्म होता है जहाँ पे ग्लैंड जो है वो काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये एग्जांपल्स जो है हम डिस्कस कर रहे हैं किसकी, फैक्टर्स की, कि हाउ वैसो कंस्ट्रिक्शन अकर व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स, कि यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन कैसे होती है। तो होता क्या है कि जब भी बॉडी टेम्परेचर डाउन होगा हाइपोथैलेमस वहां पे एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद स्टिमुलेट करेगा किसको, ब्लड वेसल्स को इन द स्किन, और उसके रिजल्ट में जो है आर्ट्रियूल्स खासतौर पे जो है गेट नैरोर। तो वो जो बेसिकली यहाँ पे आर्ट्यूल्स का जिक्र है, तो वो क्या करती हैं, यहाँ पे नैरो हो जाती है, मीन से उनका एरिया जो है वो कम हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या होगा, उससे क्या फायदा है, उससे ये फायदा हो गया कि जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, स्किन वहां से जो ब्लड फ्लो है वो कम होगा, मतलब स्पीड कम हो जाएगी वहां से। तो उससे क्या होगा, दिस रिड्यूस हीट लॉस, कि जो बॉडी की हीट थी उसका कम से कम ज़्यादा होगा, हीट लॉस कम होगा। तो इस तरह जो हीट है वो बॉडी में ही यूटिलाइज हो जाएगी, तो उसका लॉस नहीं होने वाला। तो इससे क्या है, टेम्परेचर जो है हम मेंटेन करवाते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ये यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है। पहले ये क्या था, नॉर्मल सेट पॉइंट था, ट्यूब थे उस वक्त, नॉर्मल इसकी स्ट्रक्चर है, मतलब जो कंस्ट्रिक्शन है वो नहीं हुई। दूसरी जानिब जब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है और रिस्पॉन्स आता है रिजल्ट में, फैक्टर्स के हिसाब से हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे लेस ब्लड फ्लो टू द स्किन, लेस हीट लॉस होगा, ये कंस्ट्रिक्शन वाले केस में ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख रहे हैं। इसी तरह एक और चीज़ है एग्जाम्पल कि हाउ शिवरिंग अकर व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स। शिवरिंग क्या होता है, कांपना, जैसे सर्दी लग जाती है किसी को तो वो कांप रहा होता है, तो ये शिवरिंग का होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमारी बॉडी किस तरह उसको जो है वो लेती है, उसको किस तरह हैंडल करती है। तो जब भी टेम्परेचर डाउन होगा आपको पता है हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा और सेंड करेगा नर्व इंपल्सेस। कहाँ पे सेंड करेगा, बेसिकली नर्व इंपल्सेस जो है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, वहां पे मसल जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे एंड रिलैक्स रैपिडली, और इनवॉलंटरी काजिंग शिवरिंग, के जो कांपने का अमल है, शिवरिंग है, वो इनवॉलंटरी होगी, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, वो खुद ब खुद सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो तेज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या है, ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट होगी और उससे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, राइज होगा। जब भी टेम्परेचर कम होता है तो इन सारे तरीकों की वजह से हम जो है, हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करवाती है। तो इसके बाद है, अब हम अपना लेक्चर जो है वाइंड अप करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन अगर पॉसिबल है तो वो भी देख लेते हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, होम्योस्टैसिस क्या होती है और उसकी कुछ एग्जांपल्स बता दें, और इंपॉर्टेंस क्या है होम्योस्टैसिस की, ये पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह मैकेनिज्म में आते हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल है कि वो एलिमेंट्स आपसे पूछ ले कि उसको डिटेल में डिस्कस करें। तो ये बज़ाहिर एक आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह इसी में से एमडी कैट के हवाले से कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसे रिसेप्टर्स हैं, इनकी एग्जांपल्स बताएं, रिसेप्टर्स का काम क्या है, इस तरह वो चीज़ें आ जाएंगी। तो कंट्रोल सेंटर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये भी एमसीक्यूज के हवाले से है। तो इसके बाद इफेक्टर्स की एग्जांपल्स जो है ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैसिस, ये हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हैं जो डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। इस तरह ये डायग्राम जो है आपकी बुक में भी बनी हुई है, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, तो वही सारी बात इसमें बताई गई है जो हमने डिटेल में डिस्कस की है। तो ये सारी बातें थी। तो उसके बाद ये है कि साथ साथ ये चीज़ें आप तैयार करते रहें। ये था आज का हमारा लेक्चर। आने वाले लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म जो है बेसिकली डिस्कस करेंगे आज, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो तफसील से देखेंगे हम। इसके अलावा आज के लेक्चर में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, आपका अपना चैनल है, और इसी तरह जो है मैं आपके लिए जो है नई से नई वीडियोस, नए लेक्चर जो है वो
बनाता रहूँगा ताकि